हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रतिरोधों का संयोजन को समझेंगे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें क्या होता है कि हर वर्ष हमारे बोर्ड एग्ज़ाम हो या चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो, हमेशा पूछा जाता है 3 मार्क्स में सेक्शन सी में कि प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र स्थापित कीजिए या प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन का सूत्र स्थापित कीजिए। तो हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन समझने से पहले ये समझेंगे कि जो प्रतिरोध है ये है क्या। तो हम लोग बड़े बड़े विद्युत उपकरणों में देखते हैं कि ये जो ऐसे ऐसे वायर मुड़ा मुड़ा रहता है, तांबे के तार का अलग अलग लगा रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है ना कि ये ना अधिक मात्रा में आने वाले विद्युत धारा को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। जैसे ध्यान दो, अगर आप बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहे हो, विद्युत धारा भी सीधे तार में से बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आता रहता है, लेकिन जैसे ही इसमें आता है तो गोल गोल घूमने लगता है और क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। मतलब उसका पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका हम लोग उपयोग कहाँ कर सकते हैं, तो भाई जहाँ बिजली बन रही है वहाँ पे तो विद्युत धारा बहुत ज़्यादा होती है। अब मेरे घर में जो उपकरण चलाना है उसमें कम विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, तो मैं क्या करूँगा ना, अपने मेन लाइन में प्रतिरोध लगा दूंगा। इससे क्या होगा कि उधर से तो जो विद्युत धारा आएगी बहुत तेज़ी से आएगी, लेकिन जैसे ही मेरे प्रतिरोध में आएगी, मतलब मेरे घर में जो मेरे उपकरण हैं उसमें पहुंचने से पहले उसको किससे मिलना पड़ेगा, प्रतिरोध से। अब प्रतिरोध उस विद्युत धारा को घुमा घुमा के क्या कर देगा, धीमा कर देगा। मतलब ज़्यादा से सीधा जितना मुझे चाहिए होगा उस हिसाब का मैं प्रतिरोध लगाऊंगा। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा पावर का विद्युत धारा है तो बड़ा सा प्रतिरोध लगाएंगे ज़्यादा पावर का। अब कम पावर के प्रतिरोध है, पावर देखो कम पावर का, जैसे कि जो विद्युत धारा आ रही है वो कम पावर की है और मुझे थोड़ा सा ही बस कम करना है और अपने घर में उपकरण को चलाने के लिए चाहिए, तो मैं कम पावर वाला क्या लगाऊंगा, प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध का मतलब समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ना एक तार है जिसमें 500 एम्पियर की विद्युत धारा आ रही है, और ये जो मेरा कूलर है ना, इसको चलाने के लिए मुझे 220 एम्पियर की विद्युत धारा की आवश्यकता थी। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिया और ऐसे मैंने क्या कर दिया, ये जो मेरा वायर था इससे मैंने इस कूलर को जोड़ दिया। तो अब क्या होगा, ये जो 250 एम्पियर की विद्युत धारा है इस प्रतिरोध में घूम के कितने की बन जाएगी, 220 एम्पियर की बन जाएगी, और मेरा जो उपकरण है ख़राब भी नहीं होगा और इसको विद्युत धारा भी मिलेगी और चलेगा भी। इतना बात समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि हम लोग ये जो प्रतिरोधों का संयोजन ये क्यों कर रहे हैं। तो उपलब्ध प्रतिरोध से वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। कहने का ये मतलब है कि मान लो कि मेरे पास ना घर में 2 प्रतिरोध पड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। अब एक जो प्रतिरोध है ये 2 ओम का है। प्रतिरोध जो होता है इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो मेरे घर पे 2 ओम के प्रतिरोध पड़े हुए थे, 2 ओम के 2 प्रतिरोध पड़े हुए थे, लेकिन मेरे को ना अपने उपकरण में एक 4 ओम का प्रतिरोध चाहिए और एक 1 ओम का। ठीक है, एक कितने का चाहिए, 4 ओम का, और एक मुझे चाहिए था 1 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो, तो अगर मैं ये लेसन पढ़ूंगा, मुझे पता रहेगा प्रतिरोधों का संयोजन अगर मुझे आता है, तो मुझे ये बात पता होता कि 2 ओम का जो प्रतिरोध होता है, मतलब 2 ओम वाले जो 2 प्रतिरोध होते हैं वो 4 ओम वाले 1 प्रतिरोध और 1 ओम वाले 1 प्रतिरोध के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का ये मतलब है कि मैं इन दोनों प्रतिरोध को अपने परिपथ में लगाकर 4 ओम वाले प्रतिरोध और 1 ओम वाले प्रतिरोध के बराबर काम करवा सकता हूँ। समझ में आ गया। तो ये 2 मेरे पास उपलब्ध प्रतिरोध है और इससे मैंने क्या कर लिया, अपनी इच्छा अनुसार प्रतिरोध को बना सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे 2 ओम वाले 2 प्रतिरोध थे, तो मैंने उससे क्या बना लिया, एक 4 ओम वाला प्रतिरोध मैं बना सकता हूँ और एक 1 ओम वाला प्रतिरोध बना सकता हूँ। ये मैं कब कर सकता हूँ, जब मुझे प्रतिरोधों का संयोजन आएगा तब। तो यही हम लोग सीखेंगे। तो अब ये जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, दूसरा होता है समांतर, जिसको हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं, और तीसरा होता है मिश्रित संयोजन। ठीक है, तो अब इस मिश्रित संयोजन जो है ना, हम लोग को आगे पढ़ना है 11वीं कक्षा में। ठीक है, 10th में क्या पढ़ना है, 2 ही पढ़ना है हम लोग को। एक तो हमारा हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन और एक हो जाएगा अपना पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया है श्रेणी क्रम संयोजन।
अब श्रेणीक्रम संयोजन का अर्थ क्या होता है? ऐसा संयोजन जिसमें 2 या 3 प्रतिरोधों के सिरे को आपस में मिलाकर जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों की इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि 2-3 प्रतिरोध रहेंगे, जैसे कि ये अपना पहला प्रतिरोध है, पहला। दूसरा प्रतिरोध भी हम लोग साथ में जोड़ देंगे ऐसे, ये हो गया दूसरा। और तीसरा प्रतिरोध भी हम लोग साथ में जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा। ठीक, तो दोस्तों मैंने इन तीनों प्रतिरोध को साथ में जोड़ा है। अब इन तीनों प्रतिरोध को ना मैं एक बैटरी से जोड़ दूंगा। एक पहले हम लोग यहाँ पे बना लेंगे अपना एक सर्किट। इसमें हम लोग क्या करेंगे? बैटरी से एक जोड़ देंगे। बैटरी ऐसे बनता है, ये बैटरी हो गया, ये बैटरी का प्लस चार्ज और ये बैटरी का माइनस चार्ज। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कुंजी बनाएंगे। ओके, कुंजी बन गया। ये जो प्रतिरोध है हमारा, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को हम लोग ना R नाम देते हैं। R1, R2 और तीसरा R3। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो बैटरी है ये क्या उत्पन्न करेगा? विभवांतर। तो विभवांतर उत्पन्न करेगा, तो इसमें जो विद्युत धारा बहेगी, इस वायर में जो विद्युत धारा बहेगी वो क्या होगा? I। मैं बहने वाले विद्युत धारा को I मान के चलता हूँ। ठीक है, अब इसके आगे का बात समझने के लिए तुमको 2 बातें याद रखना है, वो 2 बात मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ आपको ध्यान दीजिए, आपको ये 2 लाइन याद रखना है कि जब रास्ता नहीं बदलता तो विद्युत धारा समान रहता है। पहला बात क्या है? जब रास्ता नहीं बदलता तो विद्युत धारा समान रहता है। दूसरी बात, जब बिंदु नहीं बदलता तो विभवांतर क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ ध्यान दो आप, ये जो प्रतिरोध है हमारे, इन प्रतिरोधों में क्या रास्ता बदल रहा है? मतलब ये जो प्रतिरोध है सब तो एक ही रास्ते में जा रहे हैं। तो क्या कहा गया है कि जब रास्ता नहीं बदलता तो विद्युत धारा कैसी होती है? समान होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर I विद्युत धारा बह के आ रही है तो इस प्रतिरोध के अंदर भी सारे के पास कैसी विद्युत धारा होगी? I विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा का मान I होगा। क्लियर है? ओके, अब मुझे लगाना है विभवांतर, मतलब वो वोल्ट मीटर। मैं क्या मापूंगा? विभवांतर। देखो, अब ये जो अपना प्रतिरोध था, ऐसे ऐसे जोड़े थे हम लोग। ओके, ऐसे जोड़े थे। पहला प्रतिरोध जो था, और यहाँ से हम लोग ने दूसरे प्रतिरोध को भी ऐसे जोड़ा था। ओके, अब ध्यान दो, मैंने पहले क्या बोला था कि जब रास्ता नहीं बदलता है तो क्या होता है? विद्युत धारा सेम होता है। तो यहाँ पे रास्ता तो नहीं बदल रहा था, हम लोग ने देखा पूरा रास्ता सेम था। तो हम लोग ने ना जो विद्युत धारा I थी वो सब में I लिखा। लेकिन मैं दूसरी बात क्या बताया था कि जब बिंदु नहीं बदलता है तब विभवांतर क्या होता है? समान होता है। यहाँ देख सकते हो, जब बिंदु नहीं बदलता है तो विभवांतर कैसा होता है? समान होता है। लेकिन यहाँ देखो, बिंदु बदल रहा है कि नहीं? पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, तो विभवांतर समान नहीं रहेंगे। इसको हम लोग V1 बोलेंगे, इसको V2 और इसको V3 बोलेंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अब इसी का जैसा एक बात और है कि यहाँ पे हम लोग पहले कुंजी में चालू करेंगे तभी विद्युत धारा बहेगी, तो आपको समझ लेना है। ओके, यहाँ मैंने कुंजी को चालू किया था तभी विद्युत धारा बह रही थी। उसके बाद में मैं ना इसी के समान वापस एक और क्या बनाऊँगा? सर्किट बनाऊँगा। ठीक है, अब मैं एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बनाऊंगा, लेकिन इसमें क्या फ़र्क रहेगा कि इसमें जो मेरा प्रतिरोध रहेगा ना, ये एक ही रहेगा। बैटरी लगाएंगे तभी तो पावर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक कुंडली बना देंगे हम लोग, ये कुंडली ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसमें भी तो रास्ता नहीं बदल रहा है। तो हमारा जो इस देखो, ये जो प्रतिरोध है ना, इसको मैं R तो नाम दूंगा ही, लेकिन इसको मैं R तुल्य नाम दिया हूँ। अब क्यों तुल्य नाम दिया मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और इस प्रतिरोध में जो विद्युत धारा वो क्या होगी? I ही होगी, क्योंकि विद्युत धारा जो है रास्ता नहीं बदल रहा तो विद्युत धारा सेम होगी। ठीक है, आगे, अब इन दोनों बिंदु, ये प्रतिरोध के जो 2 बिंदु हैं जहाँ से मैंने जोड़ा था, इसके बीच विभवांतर क्या होगा? V होगा। अब देखो, मैं यहाँ पे एक परिपथ बनाया हूँ। इस परिपथ का जो परिपथ है ना, सर्किट जिसको वो कहते हैं इंग्लिश में, इस परिपथ को मैं नाम दे रहा हूँ तुल्य परिपथ। परिपथ कहने का मतलब ये है कि मेरा ये परिपथ इस पूरे बड़े वाले परिपथ के क्या है? समान है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? R तुल्य।
क्या लिखा है, आर तुल्य। तो ये जो प्रतिरोध है ना अपना, ये एक प्रतिरोध, ये इन तीनों प्रतिरोध के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आर तुल्य लिखा है। ये पूरा परिपथ है, इस पूरे परिपथ के क्या है, बराबर है। ओके, बस आप हाइट मत, इसका ऊंचाई मत देखिए कि ये छोटा ये बड़ा, ऐसा नहीं। कहने का मेरा अर्थ यह है कि ये पूरा परिपथ इस पूरे परिपथ के क्या है, बराबर है। मतलब आई आर तुल्य जो है ना, ये आर तुल्य इन तीनों प्रतिरोध के बराबर है। ओके, मतलब अगर ये तीनों प्रतिरोध जितना काम करेंगे ना, उतना ये आर तुल्य प्रतिरोध अकेले काम कर लेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ तो भाई बिंदु बदल रहे थे, तो ये जो विभवांतर था वो क्या हो गया, बदल गया, V1 V2 और V3 हो गया। लेकिन यहाँ बिंदु नहीं बदल रहा था, तो विभवांतर वही था V1। तो देखो, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो विभवांतर था, ये V, ये बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस में V3 के। क्लियर है, यही विभवांतर यहाँ पे जाके बट गया ना, V1 में, V2 में और V3 में। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो V है, विभवांतर जो है, बैटरी से जो उत्पन्न विभवांतर है, ये V1 V2 और V3 का क्या होगा, बराबर होगा। ओके, बस उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे अपना ओम का नियम। तो आपका ओम का नियम पता होना चाहिए। देखो, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम का जो सूत्र होता है V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, जहाँ पे V क्या बताता है, विभवांतर बताता है। ओके, I क्या बताता है, विद्युत धारा, और R क्या बताता है, प्रतिरोध। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा ओम का नियम तो हमने यहाँ लिखा है ओम का नियम प्रथम प्रतिरोध के लिए। अच्छा, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। ठीक है, अब इसमें हमारा जो ये प्रथम प्रतिरोध है, इसके में V क्या दिया हुआ है, V1, तो हम लोग यहाँ 1 लिख लेंगे, और R की जगह भी क्या लिखा हुआ है, R1, तो हम लोग यहाँ R1 लिख लेंगे। अब ओम का नियम द्वितीय प्रतिरोध के लिए, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, तो यहाँ पे भी देखो, सबसे पहले ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई एंड आर। तो यहाँ पे V बराबर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना, V2 नाम है इसका, और यहाँ पे प्रतिरोध का नाम क्या है, R2, तो हम लोग यहाँ पे उसका नाम R2 दे देंगे। ठीक है, अब ओम का नियम तृतीय प्रतिरोध के लिए, तो देखो तीसरा प्रतिरोध कौन सा है, ये रहा। तो सबसे पहले अपना ओम का सूत्र लिख लो, ओम का जो फॉर्मूला वो लिख लो। तो क्या होता है, ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर। अब यहाँ V कितना है, 3 ना, इस V का नाम कितना है, 3, तो हम लोग लिखेंगे 3, और इस प्रतिरोध का नाम क्या है, तीसरा प्रतिरोध है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग ओम का नियम लगाएंगे तुल्य परिपथ के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है ओम का नियम तुल्य परिपथ के लिए। तो तुल्य परिपथ कौन सा है, ये रहा। तो यहाँ पर हम लोग देखो, ओम का नियम क्या होता है, तुल्य परिपथ की बात करेंगे। तुल्य परिपथ में क्या है, V बराबर आई आर तुल्य, जैसे हम लोग ने इसमें लिखा है V बराबर आई आर 1, V बराबर आई आर 2, मतलब तो वैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ नहीं लिखे हैं V3 बराबर आई आर 3, तो वैसे अगर हम लोग इसके में लगाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, V बराबर होगा आई आर तुल्य। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये परिपथ इस परिपथ के क्या है, तुल्य है, मतलब समान है, दोनों के दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसमें जितना इस बैटरी से पावर जा रहा होगा, उतना ही इस बैटरी से ही पावर जा रहा होगा। तो ये तीनों विभवांतर आपस में बट गए हैं, बट ये एक ही है। मतलब मैं बोल सकता हूँ इन तीनों का ताकत बराबर होगा इस अकेले के ताकत के। कहने का मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ जो V है ना, ये बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। और एक और बात, आप सबको ना समीकरण, इसको नाम दे देना समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे देना समीकरण नंबर 2, इसको नाम दे देना समीकरण नंबर 3, और इसको नाम दे देना समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, ये जो V है, ये V1 V2 और V3 के क्या है, बराबर है। तो इस हिसाब से जब ये V1 V2 और V3 के बराबर है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ जब इस साइड वाला ये इन तीनों के बराबर हो सकता है, तो ये भी इन तीनों के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे, तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 से मैंने यहाँ लिख दिया कि आई आर तुल्य बराबर होगा आई आर 1 के प्लस आई आर 2 के प्लस आई आर 3 के, क्योंकि जब ये इन तीनों के बराबर है तो ये भी अकेला इन तीनों के बराबर होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि आई आर तुल्य बराबर होगा इन तीनों के। अब इसको और अच्छे से लिखें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो तीनों में आई है मैंने उसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब इस आई से ये आई कट जाएगा क्योंकि दोनों क्या हैं, भाग में हैं। तो आंसर क्या अपना आएगा, आर तुल्य बराबर किसके हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। और यही हमको सूत्र क्या करना रहता है, सिद्ध करना रहता है, किसमें,
श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में। तो ये जो अपना सूत्र था ये सिद्ध हो गया। सबसे पहले हम लोग ने ये परिपथ बनाया और इसके बराबर में ऐसा परिपथ बनाया, फिर ओम का नियम लगाया। बस ओम का नियम यहाँ लिखते जाओ, फिर 1 है तो 1 लिखो, आर के आगे 1 है तो आर के आगे 1 लिखो, ऐसे करते जाओ तीनों में। फिर क्या बोलना कि ये जो वी है ना, इस तीनों वी के बराबर है, ठीक है। तो हमारा आई आर तुल्य भी इन तीनों के बराबर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा है। बस उसके बाद क्या करो, आई को कॉमन ले लो, इस आई से इस आई को काट दो और फिर ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग ने श्रेणी क्रम संयोजन तो देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर संयोजन क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? ऐसा संयोजन जिसमें 2 या 3 प्रतिरोधों के सिरे को एक ही बिंदु पर, देखो ये तीनों प्रतिरोधों को एक ही बिंदु पर जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? तो मैंने वही किया, इन प्रतिरोधों को सबको एक ही बिंदु से क्या कर लिया, तीनों को आपस में एक दूसरे के समान जोड़ दिया। देखो समांतर का मतलब होता है समान अंतर, इन सबके बीच में अंतर क्या है? समान है, सब सीधे सीधे हैं, है ना। तो अब हम लोग इनका नाम दे देते हैं, इसको मैं R1, इसको R2 प्रतिरोध और इसको R3 प्रतिरोध नाम दे देता हूँ। ओके, अब यहाँ से विद्युत धारा जाएगी। अब एक बात आप ध्यान रखना कि क्या रास्ता बदल रहा है अब? हाँ, रास्ता बदल रहा है। पहले विद्युत धारा सीधे जा रही थी, बट अब तो ये एक ऊपर जाएगा, फिर एक नीचे, फिर एक, मतलब रास्ता बदल गया, है ना। तो मैं बताया था कि जब रास्ता नहीं बदलता है तब विद्युत धारा कैसी होती है? सेम होती है। बट अब रास्ता बदल रहा है तो विद्युत धारा कैसी हो जाएगी? बदल जाएगी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? I1, फिर I2 और I3। ओके, क्योंकि विद्युत धारा बदल चुकी है ना, जैसे हम लोग अगली बार विभवांतर में किए थे। तो ये हो जाएगा अपना I1। तो मैंने पहले इसको मैंने I1 नाम दे दिया, इसको I2 और इसको I3, ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा बदल रही थी। अब विभवांतर में क्या था? जब रास्ता नहीं बदलता है तब विभवांतर कैसा होता है? सेम होता है। सॉरी, जब बिंदु नहीं बदलता है तब विभवांतर कैसा होता है? सेम होता है। ऐसा हम लोग ने पढ़ा था। तो अब देखो, क्या बिंदु बदल रहे हैं? नहीं, एक ही दो ही बिंदु है ना, दो ही बिंदु के बीच में सभी को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम संयोजन में देखो, ये श्रेणी क्रम संयोजन है, इसमें बिंदु बदल रहे हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग का विभवांतर अलग अलग था, लेकिन इसमें तो जो बिंदु है वो एक ही है। तो यहाँ पर जो विभवांतर होगा ना, उसको हम लोग वी बोलेंगे, क्योंकि विभवांतर हमारा नहीं बदल रहा है। ओके, अब ऐसा ही एक हम लोग तुल्य परिपथ यहाँ पे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐसा ही तुल्य परिपथ बना लिया है, ऐसा प्रतिरोध बना लिया, इसको नाम दिया मैंने IR तुल्य। देखो, इसको ये जो प्रतिरोध है इसका मैंने नाम क्या दिया है? R तुल्य। क्यों? क्योंकि जो तीनों प्रतिरोध है ना, इसके बराबर में अकेला R तुल्य है, ठीक है। अब हम लोग वही करेंगे, वापस से ओम का नियम लगाएंगे और लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये अपना जो ओम का नियम है उसमें अगले बार क्या सेम था? अगले बार तो हम लोग ने ओम के नियम का जो फॉर्मूला था उसको सीधा सीधा यूज़ कर लिया था, बट इस बार हम लोग सीधा सीधा यूज़ नहीं करेंगे। इस बार हम लोग क्या करेंगे पता है? ये जो R है ना, इसको हम लोग यहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? V बराबर, क्योंकि ये गुणा में तो इस के क्या हो जाएगा? भाग में, मतलब I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरा जो I है ये बराबर है V बटा R के। अब ऐसा क्यों किया? अब तुमको कैसे याद रहेगा? तो ध्यान दो, अगले बार जब हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे थे तो उसमें बदल क्या रहा था? विभवांतर। तो V बराबर IR रखे थे, ठीक है ना। लेकिन इस बार क्या बदल रहा है? विद्युत धारा बदल रही है कि नहीं। तो हम लोग ने इस बार I बराबर VR रख लिया है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ओम के नियम से, तो मैंने तीनों को यहाँ लिख लिया है। अब हम लोग लगाते हैं फार्मूला। तो ओम के नियम से प्रथम प्रतिरोध के लिए, तो अभी हम लोग ये वाला फार्मूला बनाए हैं ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे I बराबर V बटा R। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग प्रथम प्रतिरोध के लिए लगा रहे हैं ना। हमारा प्रथम प्रतिरोध ये रहा, तो I1 नाम देंगे इसको, ठीक है ना। I1, इसको आप ऐसे बना लीजिएगा उसके जैसा। I1 बराबर होगा V बटा R1 के। इसकी बात करेंगे द्वितीय प्रतिरोध में, तो ये वाला लगेगा, मतलब I2 बराबर होगा V बटा R2 के। और I3 की बात करेंगे ना, तो ये बराबर होगा V बटा R3 के। ओके, अब इसी प्रकार हम लोग क्या लगाएंगे? ओम का नियम तुल्य परिपथ में लगाएंगे, तब क्या बराबर मिलेगा? हम लोग का मिलेगा I बराबर हो जाएगा अपना R बटा V। तो जब मैंने ओम का नियम तुल्य परिपथ में लगाया तो मुझे क्या मिलेगा? I बराबर मिलेगा R तुल्य बटा में V। जब मैं इसमें लगाया था तो मुझे I1 बराबर में I
R1/में V/R1 मिला था ना, तो वैसे अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, I बराबर मिलना चाहिए R तुल्य बटा V। तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब वही समीकरण 1 नाम दो इसको, इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3 और इसको समीकरण नंबर 4। बस अब लिखो, ध्यान दो यहाँ पे, बताओ मुझे ये परिपथ इस परिपथ के क्या है, तुल्य। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। ये छोटा वाला परिपथ इस बड़े परिपथ के क्या है, बराबर है। तो इसमें जितने विद्युत धारा बह रही होगी उतना अकेले इसमें भी बह रही होगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो I है ना, ये बराबर होगा I1 I2 प्लस I3 के। तो यही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। मैंने इस I को इन तीनों I के बराबर बता दिया। तो जब ये I इन तीनों I के बराबर है तो मेरा ये R तुल्य बटा V भी बराबर होना चाहिए V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 के। तो हम लोग लिखेंगे। तो मैंने यही बात यहाँ लिख दिया है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 से ये जो मेरा IR तुल्य है ये बराबर होगा VR1 प्लस VR2 प्लस VR3 के। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग ना इसमें V को कॉमन ले सकते हैं। देखो कैसे लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ना इस V को इन तीनों में से कॉमन ले लिया। अब ये दोनों भाग में हैं, बराबर के उस हैं तो कट जाएंगे। इस V से ये V कट जाएगा। तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, को ऊपर का V कट गया है, मतलब एक बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा। और यहाँ पे क्या रहेगा, R तुल्य बराबर में, अब ये सब तो कट ही गया है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार दोस्तों हम लोग दोनों समझ जाएंगे। एक तो अपना क्या था, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या करना है समझ में आ गया आपको। ऐसा पहले आकृति बना लेना है सेम टू सेम, उसके बाद ओम का नियम लगाना। और ये बात ध्यान रखना है कि इसमें I सेम नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, I बराबर V/R1 फिर V/R2 फिर V/R3। उसके बाद में लिखेगा तुल्य परिपथ के लिए और फिर ये लगा लीजिएगा। फिर बोलिएगा कि देखिए ये परिपथ इस परिपथ के तुल्य है, तो ये जो I है ये इस I1 I2 और I3 के क्या होगा, बराबर होगा। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे। और जब ये I इन तीनों के बराबर हो रहा है तो मेरा ये भी तो इन तीनों के बराबर होना चाहिए। तो यही बात मैंने यहाँ लिखा। फिर मैंने V को कॉमन लेके इसे से काट दिया और फिर मैंने लास्ट में आंसर ये वाला लिख दिया। ये वाला लास्ट फार्मूला, ये हम लोग का फार्मूला बन गया। ठीक है, एग्ज़ाम में दोनों में से कोई एक करने को बोलता है तो आपको जो आएगा वो कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।